फर्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों धनात्मक सहसंबंध पढ़ लिए थे पहला प्रकार। दूसरे प्रकार में ऋणात्मक सहसंबंध आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें ऋणात्मक सहसंबंध का सबसे पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। तो ऋणात्मक सहसंबंध का तात्पर्य ये होता है कि जब किसी एक चर के मान में मान लीजिए वृद्धि होती है और दूसरे चर के मान में क्या हो जाए, कमी हो जाए, या फिर दूसरे चर के मान में मान लीजिए वृद्धि हो रही है और पहले चर के मान में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो इसी के संबंध को जो दर्शाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि एक का मान बढ़ रहा है और दूसरे का मान क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और दूसरे का मान लीजिए बढ़ रहा है तो पहले का मान कम हो जा रहा है, मतलब विपरीत स्थिति है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए दो विषय है, एक गणित का है और एक हिंदी का है, ठीक है। इसमें देखिए कि पहला जो पद है वो 3 है ना, फिर उसके बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि इसमें वृद्धि हो रही है। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग तीसरे में देखिए, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 है, मतलब पहले बढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। इसका मतलब ये तो बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। दोनों में क्या हो रहा है, विपरीत स्थिति है। पहले गणित का बढ़ रहा है लेकिन हिंदी का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए कि अगर इसमें ये तो वृद्धि था, इसमें मान लीजिए कमी हो जाए ना, इसमें कमी हो रहा है, इसमें कमी हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये बढ़ रहा है, देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 ये ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, 7 6 5 4, यहाँ पे कम हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मतलब दोनों में विपरीत स्थिति है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसी को थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ये वाई अक्ष है और ये 0 और ये एक्स अक्ष, ठीक है। हमने इसी को दिखाया है, इसी को थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है कि ये मान लीजिए एक चर है जो कि यक्स हम बोल रहे हैं अगर, या फिर कह लीजिए कि कोई भी, ये गणित है, मान लीजिए ये गणित है और ये हिंदी का है। तो मान लीजिए गणित में के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, लेकिन वहीं हिंदी के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक। इसी के पहलू पे दूसरा हम ये डायग्राम बनाए हैं कि एक मान लीजिए ये गणित है, गणित के विषय में क्या हो रही है, ये कमी हो रही है ना, लेकिन वहीं पे हिंदी में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो जा रही है, वृद्धि हो रही है। तो कहीं ना कहीं विपरीत स्थिति पाई जा रही है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, ऋणात्मक सहसंबंध कह रहे हैं, ठीक। या फिर इसको अगर चाहें तो एक और डायग्राम बना के, लेकिन मेरे ख्याल से इतने में ही आप लोग समझ गए होंगे, सफिशिएंट है। हम दूसरा बात करते हैं, शून्य सहसंबंध, जीरो कोरिलेशन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसका भी अर्थ हम लोग समझ लेते हैं कि अगर एक चर के मान में मान लीजिए वृद्धि हो या फिर मान लीजिए कमी हो, लेकिन दूसरे चर पे उसका कोई प्रभाव न पड़े, उसी को हम क्या कहते हैं, शून्य सहसंबंध कहते हैं। मतलब पहले के मान में वृद्धि हो जा रही है या कमी हो जा रही है, दूसरे के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। या फिर मान लीजिए कि दूसरे के चर में वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, पहले के मान पे जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसको हम शून्य सहसंबंध कहते हैं, ठीक है। जैसा कि ये देखिए, ये आपका एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने गणित को लिया है हुआ है और ये इतिहास को लिया हुआ है। इसमें देखिए जैसे कि 3 4 5 6 7 ये बढ़ रहा है ना, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पहले तो क्या हुआ, कमी हुआ, पहले 6 है, फिर उसके बाद 4 हो गया, ये कम हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, 8 हो गया, ये फिर उसके बाद बढ़ रहा है, फिर उसके बाद कम हो जा रहा है, फिर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, पहले के मान से इस पे बढ़ने घटने को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है दूसरे वाले में। तो कहीं ना कहीं देखिए ये इतना बढ़ रहा है, फिर इसके बाद ये बढ़ा ना, अगर देखा जाए 3 का ये क्या है, 6 है ना, तो कहीं ना कहीं ये इस पे मान ही इसका उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। तो ये आपका डायग्राम या उदाहरण, ये चित्र है इस शून्य सहसंबंध का, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जब हम लोग सवाल हल करते हैं, ये तो आपका प्रकार था, लेकिन जब हम सवाल को सॉल्व करने लगते हैं तो वहाँ पे हमें एक सारणी देखने को मिलता है, ठीक है, जो आप लोगों की किताबों में दिया होगा, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये सारणी है, इसको यहाँ पे देखिए, ये सारणी है। ये सारणी में देख रहे होंगे कि सहसंबंध गुणांक की शाब्दिक व्याख्या दिया हुआ है, जिसमें आप लोगों का जितने भी वैल्यू रहते हैं, मान आते हैं, वो -1 से लेकर के +1 तक के पूरे वैल्यू आपके इसी में समाहित रहते हैं। अगर इस
बिंदु के बीच में अगर आपके मान नहीं आ रहे हैं, मतलब -1 से लेकर के +1 के बीच में अगर आपके मान नहीं आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके सवाल आपको समझ जाना चाहिए वहीं पे कि हमारे सवाल क्या हैं, गलत हैं। ठीक है? तो एक हम थोड़ा-सा आपको बताना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे देखिएगा। जो भी आपके मान आते हैं -1 से लेकर के +1 तक के सारे मान इसी में समाहित रहते हैं। जैसे आपका मान लीजिए आंसर आता है सवाल हल करने पे -0.87, -0.73, ऐसा कुछ अगर मान आए, तो ये समझ जाइए कि आपका उसी सारणी में जैसे दिखाया था ये, कि अगर ऐसे बिंदुओं पे आता है माइनस में, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि देखिए, अगर -73 है, 73 इसके बीच में आएगा तो उच्च ऋणात्मक सहसंबंध होगा। ठीक है? अगर कहीं +1 के आसपास आ रहा है तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होगा। +0.90 से +1 के बीच में अगर आ रहा है तो अत्यंत उच्च सहसंबंध होगा। अब प्लस का 0.7 से लेकर के +0.90 के बीच में आ रहा है तो उच्च धनात्मक होगा। तो ये सारणी आपको बताता है कि जिस कैटेगरी में आएगा वैसा संबंध उसको दिखाया जाएगा। तो इस सारणी को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा अपनी किताबों से। सवाल जब भी आपका आंसर आएगा तो इसी के आधार पे हम आप सहसंबंध को बताएंगे या दर्शाएंगे। ठीक है?